बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखें भाई, आप लोगों के बेतहाशा कमेंट्स के बाद जो है बिल आखिर हमने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के फर्स्ट ईयर क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर दिए जाएँ। तो देखें भाई, आज हमारी न्यूमेरिकल्स की वीडियो चैप्टर नंबर 1 की आपके सामने मौजूद है। और इसके साथ साथ देखें, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स होंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई। तो अब हमने क्या करना है भाई, आपके न्यूमेरिकल्स को भी कवर करना है, क्योंकि आप लोगों का जो तालीमी साल तकरीबन देखें भाई शुरू हो चुका है। तो मेरी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके आपके न्यूमेरिकल्स जो है स्टार्ट कर दिए जाएँ। और उसके साथ साथ देखें, आपकी यूनिट नंबर 2 जो है हमारा मैथमेटिक्स का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी जो है मैंने तकरीबन अपलोड कर दी है। रोज़ाना एक क्वेश्चन अपलोड हो रहा है और लास्ट में जो है उसके पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई। तो बगैर देर किए इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि आपके न्यूमेरिकल नंबर 1 में। पहली बात मैं आपको एक ये क्लियर करता चलो कि देखें, इतनी चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही हैं, तो हमें बस आप लोगों से एक ही चीज़ की गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। ठीक है, और हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे। ठीक है भाई। तो आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 में। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें भाई, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। आपको सबसे पहले देखें, परसेंटेज मांग एक तो ये मालूम कर रहा है, दूसरी बात ये कर रहा है कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67, आगे लिखा हुआ ±0.25 मीटर। अब देखें भाई, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से होगी, क्लियर आपको एक बात मैं बता देता हूँ। अब देखिए, इस न्यूमेरिकल में ना हमारे पास जो है एक मेजरमेंट दी गई है, वो है 3.67। ठीक है भाई। अब वो मेजरमेंट किस तरीके से की गई है, देखें, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा यकीनन, उससे कोई मेजरमेंट की गई, लेकिन इन लोगों ने क्लियर ये चीज़ नहीं बताया कि वो मेजरमेंट है किस तरह से। यानी कि क्या वो कोई डायमीटर था, क्या कोई रेडियस है, क्या कोई हाइट है, कोई विड्थ है, कोई चीज़ क्लियर ही नहीं की इन्होंने। ठीक है, इसीलिए तो देखें अनसर्टेनिटी है ये। अच्छा, तो बात इसने क्या की कि भाई एक जो है मेजरमेंट की गई, वो थी 3.67। ठीक है, मीटर। और उसमें जो अनसर्टेनिटी थी वो ये है। वो कैसे पता चलेगा, देखें, एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी आपको इस कंडीशन में कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, यानी कि पहले आपके पास एक नंबर दे दिया, उसके बाद प्लस माइनस, देन दोबारा आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, तो जहन बना लीजिएगा, पहला जो आपको स्टार्ट में दिया गया है वो एक मेजरमेंट है, देन लास्ट में जो उसके बाद जो प्लस माइनस के बाद दी जाए ना, वो उसकी अनसर्टेनिटी है। अब वो किस तरह से है वो मैं आपको भी बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका जो है डेटा बना लेते हैं। देखें भाई, तो डेटा में हम सबसे पहले बताते हैं कि भाई हमें एक मेजरमेंट दी गई है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, एक जो है हमें मेजरमेंट दी गई है, क्योंकि देखें हमारे पास लेंथ विड्थ वगैरह कोई चीज़ इसने बताई नहीं है। अगर वो चीज़ होती हम वही लिख देते। तो मेजरमेंट है तो हम उसको मेजरमेंट लिख देते हैं। कितनी दी है भाई, आप बताएंगे 3.67 मीटर। अब आपके जहन में आएगा, सर ये आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखें भाई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये इसकी अनसर्टेनिटी है। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी यानी कि अब देखें इसका मतलब क्या हुआ प्लस माइनस का, यानी कि ये जो 0.25 है ना, अब ये इसमें हो सकता है ज़्यादा भी हो या कम भी हो। किस तरह से, अब वैल्यू तो असल में यही एक्चुअल वैल्यू है 3.67, लेकिन उसके अंदर 0.25 अब या तो कम है या फिर ज़्यादा है। कम है तो माइनस होगा, प्लस ज़्यादा है तो प्लस होगा। इस वजह से यानी कि अनसर्टेनिटी का मतलब यही हो गया ना कि एक चीज़ कंफर्म नहीं है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि एक चीज़ क्लियर हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको हम बता देते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी भी इसने हमें दी है। तो चलें यहाँ लिखते हैं अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी इसने कितने दिए भाई, वो इसने दिए भाई 0.25। जाहिर सी बात है ये भी मीटर में ही होगी। अच्छा, अब मालूम क्या करना भाई, आप बताएंगे भाई, मालूम हमने करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है भाई, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पर बताएंगे भाई सॉल्यूशन, कि हम जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है आपने क्या करना है, अनसर्टेनिटी जो आपकी आई है, अनसर्टेनिटी, उसको आपने डिवाइड करना है भाई। किसके साथ डिवाइड करना है, आपने उसको मेजरमेंट जो आपकी है दर हकीकत एक्चुअल मेजरमेंट, उसके साथ आपने डिवाइड करना है, और जाहिर सी बात है परसेंटेज की वजह से मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी भाई, हम यहाँ पर बताएंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम जो है फाइंड करने जा रहे हैं, और वैल्यूज पुट करवा लेते हैं। अनसर्टेनिटी कितनी बताई थी उसने भाई, वो थी 0.25।
मेजरमेंट हमारी कितनी थी भाई, वो थी 3.67। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपल 100 के साथ, ठीक है। तो सिंपल आप जब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 0.25 को जब आप 3.67 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ पर जो है चले मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.068 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा लें भाई 100 के साथ। तो 100 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना आपकी, वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आ जाएगी भी, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आपके पास आ जाएगी 6.8। साथ में जाहिर सी बात है परसेंटेज आपने लगानी है। तो ये देखें भाई, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल पहला जो है समझ में आ गया होगा। हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, सेम समझें इसकी कॉपी है। उसके बाद एक और आगे एक न्यूमेरिकल आएगा, वो भी अनसर्टेनिटी वाला ही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में। न्यूमेरिकल नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भाई न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। और देखें बुक का पेज जो आपके साथ लगा हुआ है आपके पास सामने, तो उस पेज पर आपको पूरे न्यूमेरिकल्स नज़र आ रहे होंगे। इसी वजह से मैंने न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। तो देखें भाई, आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्किल। देखें दो बातें इसने यहाँ पर कर दी हैं। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया, एक तो एरिया आपने मालूम करना सर्किल का। आगे कह रहा है अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी, वही कह रहा है तकरीबन अनसर्टेनिटी भी आपने उसकी मालूम करनी है। आगे कह रहा है विद रेडियस 3.7 × 10⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि रेडियस इसने दे दिया। अब जाहिर सी बात है रेडियस इसने दिया है, इसी वजह से ही एरिया मालूम कर सकते हैं। अगर रेडियस नहीं देता ना तो एरिया भी नहीं मालूम कर सकते थे। पहली बात तो ये है। सबसे पहले डेटा बना लें, उसके बाद एक चीज़ मज़ीद आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखें भाई, हम जो है इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं कि भैया इसने हमें यहाँ पर दे दिया है रेडियस। अच्छा, रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आप बताएंगे सर आर से डिनोट करते हैं। और कितना दिया है भाई, वो बताया है 3.7 × 10⁴, साथ में है सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा में हमने वो लिखनी है। देखें जाहिर सी बात है रेडियस इसने हमें दिया है, इसी वजह से हम इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि आपने अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है, ठीक है ना। अब अनसर्टेनिटी भी जब मालूम करनी है तो जाहिर सी बात है हमारे पास रेडियस की भी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी गई थी। यानी कि कहने का मकसद ये आपका जो न्यूमेरिकल दिया गया है ना, ये इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल है। हो सकता है उन्होंने इसी वजह से नहीं दिया हो कि आप लोग खुद उसको अपनी तरफ से लिखें मालूम करके, या फिर हो सकता है ये उनको लिखने में भूल हो गई हो, ठीक है। तो हमने क्या करना भाई, इसको फिर अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से नहीं है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको लिखेंगे, ताकि आपने इसको याद भी करना है कि रेडियस की अनसर्टेनिटी की वैल्यू दरहकीकत क्या होती है, ठीक है। हालांकि ये इनको बुक में देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अगर रेडियस की दी जाएगी तो ही देखें भाई आगे जो है ना हम उसको मालूम कर सकेंगे रेडियस को, ठीक है ना। अगर वो नहीं दी जाएगी तो फिर इसलिए ये चीज़ मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये रेडियस तो उसने खुद ने दे दिया था। बाकी हम यहाँ पर बताएंगे कि अनसर्टेनिटी जो है हमें वो इसने दी नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास आप समझे वो अवेलेबल है। अनसर्टेनिटी को आप किससे, डेल्टा, यानी कि और किसकी है, वो रेडियस की है तो डेल्टा आर। अगर वो लेंथ की होती वो डेल्टा एल बनता, टाइम की होती तो डेल्टा टी बनता। अच्छा, वो कितनी होती है भाई, ये जहन में रखना है अपने, वो होती है 0.05 × 10⁴ सेंटीमीटर। ये आपने हमेशा जहन में रखना है, ठीक है। अब आ जाए जो चीज़ें हमने उसने मालूम करने के लिए कही हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले उसने कहा कि एरिया आपने मालूम करना, ठीक है सर हम मालूम कर लेंगे। आप मालूम करेंगे एरिया ऑफ अ सर्किल। आगे उसने कहा कि अनसर्टेनिटी भी उसकी मालूम करनी है, जाहिर सी बात है एरिया ऑफ अ सर्किल की, तो ठीक है सर हम वो भी मालूम कर लेंगे। अनसर्टेनिटी यहाँ पर हम लिख देते हैं अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी किसकी कह रहा है, अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ अ सर्किल, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन एरिया ऐसे लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी को हम जो है डेल्टा से डिनोट करते हैं, एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, आप बताएंगे ए से करते हैं। तो आप चाहें तो इसको ए से भी लिख सकते हैं। अब देखें ये भी हमने मालूम करना है, ठीक है। यानी कि एक तो सबसे पहले एरिया मालूम करेंगे, देन उसके बाद उसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो मालूम करेंगे।
तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई हम एरिया ऑफ अ सर्किल जो है ना वो मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, एरिया ऑफ सर्किल। अच्छा मेरे भैया, कैसे मालूम करेंगे? हमेशा आपको जहन में होगा इसका फॉर्मूला कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़ा होगा, तो हम वहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू तो वैसे भी आपको पता है 22/7 होती है, या फिर 3.14 होता है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आर के साथ। आर कितना दिया आपको? आप बताएंगे सर वो है 3.7 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और दिया है वो सेंटीमीटर में। और अब देखें ये आर पर स्क्वायर भी मौजूद है, चले भाई यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं हम। ठीक है, तो ए हमारे पास यानी कि एरिया क्या आएगा, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करवा लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। 3.14 को सबसे पहले देखें 3.7 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर निकाल लें, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लें 3.14 के साथ। देखें मैं ये वैल्यूज़ पहले से निकाल चुका हूँ ताकि हमारे पास टाइम कम अज़ कम हमारा इस्तेमाल हो, वरना अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे इसको इतना मालूम करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, वैल्यू मैं इसकी निकाल चुका हूँ भाई, ये आपके पास आएगी 4.29 और जो है इंटू 10⁻⁹। सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर है, जाहिर सी बात है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है क्या इसका आंसर? ना बाबा ना, आंसर नहीं आया, अभी तो आया है फ़िलहाल हमारे पास एरिया। यानी कि फ़िलहाल तो हमने ये जो एरिया जो इसने दिया था ना ये मालूम किया है। अब हमने क्या करना है, ये अनसर्टेनिटी है ना, अब हमने ये मालूम करनी है। तो अब हम बताते हैं कि नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं भैया, अब हम जो है इसकी अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी अब हमने जो है फाइंड करनी है। अच्छा भाई कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला है, जहन में रखिएगा। क्या है भाई? हम बताएंगे कि अनसर्टेनिटी ऑफ किसकी? एरिया की। ठीक है, उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ? एरिया के साथ। अच्छा वो किसके बराबर होगा देख लें, 2 और ब्रैकेट में अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस, और किसके साथ? रेडियस के ही साथ। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि रेडियस होगा तो ही आप जो है उसको मालूम कर सकते हैं, किसको? जो आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप फाइंड उसको नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से रेडियस मौजूद था इसी वजह से एरिया मालूम हो गया। ठीक है ना, अब अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए रेडियस की अनसर्टेनिटी भी तो होनी चाहिए ना, तो वो हमारे पास हमने यहाँ पर लिख दी, जो कि किताब में मौजूद नहीं थी। समझ रहे होंगे यकीनन मेरी बात। अच्छा मेरे भैया, तो अब हमने क्या करना है भाई, वैल्यूज़ यहाँ पर जो है लिखनी है। सबसे पहले देखें डेल्टा है। डेल्टा है हमारे पास क्या है? आप बताएंगे सर यही तो मालूम करना है। अच्छा भाई डेल्टा है मालूम करना है, ठीक है भाई, फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं। एरिया तो हमने निकाल लिया है भाई, कितना निकाला है? आप बताएंगे सर वो है 4.29 इंटू 10⁻⁹ ऐसे ही था, लिख देता हूँ बराबर। 2 की जगह देखें 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखें डेल्टा आर है अपॉन में आर है, दोनों की वैल्यूज़ लिख देते हैं। डेल्टा आर की वैल्यू आप बताएंगे सर वो है 0.05 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अपॉन में आर यानी कि रेडियस, वो कितना है हमारे पास? आप बताएंगे सर वो है 3.7 इंटू 10⁻⁴। समझ गए होंगे यकीनन मेरी बात। ठीक है, और इसको आप कर देंगे यहाँ से 1, और इस पर आपका यकीनन देखें भाई स्क्वायर भी मौजूद है। अच्छा स्क्वायर मौजूद नहीं है, सॉरी, हाँ ये स्क्वायर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब देख लें इसको हम जो क्या करते हैं, सिंपल जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। आप बताएंगे सर यहाँ पर तो आपके पास मौजूद है डेल्टा ए अपॉन में क्या है 4.29 इंटू 10⁻⁹, सही है, और बराबर यहाँ पर देखें 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएंगे। 0.05 को डिवाइड करें 3.7 से, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो मैं तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा चुका हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा भाई 0.027027। ठीक है भाई, उम्मीद है मुझे आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। मालूम हमने करना था डेल्टा ए, तो डेल्टा ए हमारे पास आएगा वैसा का वैसा, ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो कैसे हो जाएगा 0.027 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? आप बताएंगे सर 4.29 इंटू 10⁻⁹ के साथ। ठीक है भाई, तो हमारे पास डेल्टा है क्या आएगा, यानी कि अनसर्टेनिटी इन एरिया क्या आएगी, वो आपके पास आ जाएगी भाई 0.11 इंटू 10⁻⁹, और जाहिर सी बात है इसका यूनिट क्या होगा? आप बताएंगे सर ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात यकीन, उम्मीद है। तो क्या हमारा आंसर आ गया? ना बाबा, आंसर फिलहाल नहीं आया। देखें अब हम आते हैं सवाल में। क्या मालूम करने के लिए कहा था इसने? बोला एरिया मालूम करें, भाई मालूम कर लिया।
उसके बाद इसने कहा था अनसर्टेनिटी इन एरिया। अनसर्टेनिटी देखें मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर आप आएँ पिछले न्यूमेरिकल में हमारे पास एक वैल्यू थी, आपको बुक में नज़र आ रही होगी पहले क्वेश्चन में 3.67 प्लस माइनस 0.25 ऐसे था। मैंने आपको क्या बताया था, पहली जो वैल्यू है वो अनसर्टेनिटी है और पहली जो वैल्यू है वो मेजरमेंट है, और वो जो प्लस माइनस के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है भाई, वो है उसकी अनसर्टेनिटी। ऐसे ही था। अब इसके अंदर भी जाहिर सी बात है हमने दोनों चीज़ें ही बतानी है, यानी कि सबसे पहले देखें हम इसका एरिया बताएंगे और फिर हम क्या बताएंगे इसकी, यानी कि अनसर्टेनिटी, वो आपको पता है वो प्लस माइनस के साथ आती है, तो हम बताएंगे डेल्टा ए, क्योंकि किसकी है वो, एरिया की अनसर्टेनिटी है। एरिया हमारे पास क्या आया, आप बताएंगे सर वो आया था 4.29, ऐसे ही था, आप लिख दें 4.29। अच्छा, उसके बाद आपके पास आएगी क्या अनसर्टेनिटी, यानी कि प्लस माइनस लगाएंगे, ये ले प्लस ये ले माइनस, ये रही 0.11। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बुक में अगर आप चेक करेंगे बुक में आपको दिया हुआ है 4.3। अब जाहिर सी बात है 4.3 ये इसको किया हुआ राउंड ऑफ किया हुआ, तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको चलें नीचे लिख देता हूँ कि दोबारा से कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 4.3 प्लस माइनस 0.11, और यहाँ पर भी चले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी चले मैं लिख देता हूँ क्या है, इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पर भी मैं चले लिख देता हूँ इस तरीके से कि इंटू 10⁻⁹। ये आप लिखना चाहें ये भी आंसर ठीक है, ये आप लिखना चाहिए ये भी आंसर ठीक है। दोनों लिखने का मकसद ये कि फिर बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास तो ये आंसर आ रहा है, आपके पास ये आंसर आ रहा है, क्या हमसे गलती हो गई है या फिर आपसे गलती हो गई है। और चलें मैं इसका यूनिट भी आप लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, यकीनन मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से। आप देखें कहने का मकसद ये है, एरिया हमारे पास है 4.3 और उसकी अनसर्टेनिटी है इसके अंदर 0.11। सही है भाई, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये होती है भाई हमारी एरिया की अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 3 में। न्यूमेरिकल नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भाई आपके सामने मौजूद है न्यूमेरिकल नंबर 3। आप बुक का जो पेज लगा उसमें से पढ़ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आप देखेंगे ना, क्लास 9 की फिजिक्स आपको याद आ जाएगी, बिल्कुल उसमें से समझे दे दिया गया, इंतहाई आसान। कह रहा कि एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर। एक हवाई जहाज़ है वो सफ़र करता है कितना, 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 850 किलोमीटर फी घंटा, यानी कि एक घंटे में 850 किलोमीटर। कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। 1.00 से मुराद है 1 किलोमीटर। कह रहा है कि 1 किलोमीटर उसको तय करने में कितनी देर लगेगी, यानी कि टाइम पूछ रहा है। अब आपको याद होगा, आप बोलेंगे सर ये तो 9th क्लास के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास इसमें दे दिए गए हैं तो कोई मसला नहीं है। हम आ जाते हैं सबसे पहले डेटा में। हम बताते हैं कि भाई सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताई है एरोप्लेन की स्पीड, तो हम यहाँ बताते हैं कि भाई इसने स्पीड बताई है, स्पीड को हम ई से डिनोट करते हैं। अच्छा कितनी बताई है, आप बताएंगे सर वो है 850 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 850 किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है। ठीक है भाई। अच्छा डिस्टेंस भी तय किया उसने, जाहिर सी बात है, यानी कि 1 किलोमीटर के जो उसने बात कर रहा है कि वो जो कह रहा है ना कि 1 किलोमीटर कितनी देर में करेगा, तो 1 किलोमीटर वो क्या है, आप बताएंगे सर वो डिस्टेंस है। अच्छा मेरा भैया यहाँ लिख देते हैं हम कि भाई वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट कर लेते हैं। तो कितना है भाई, वो है 1 किलोमीटर या 1.00 किलोमीटर, एक ही बात है। अच्छा मालूम क्या कर रहा है कि कितनी देर लगेगी, कितनी देर से मुराद है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है ना, टाइम पूछ रहा है कि भाई कितनी देर लगेगी, तो भाई कोई मसला नहीं, हम अभी बताते हैं। तो सॉल्यूशन में हम आते हैं और हम बताते हैं कि भाई हमने मालूम क्या करना है। हम जो है एरोप्लेन की स्पीड जो है ना, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है। तो फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू s/t। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन हमने मालूम करना है दरहकीकत टाइम। तो टाइम को हम वहाँ ले जाएंगे, वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, तो टाइम हमारे पास चले जाएगा उस तरफ, और s/में ये बन जाएगा v। ठीक है भाई, तो वैल्यूज पुट करना है, t इज इक्वल टू ऐसा हमारे पास कितना है, आप बताएंगे सर ये है 1। ठीक है ना, 1.00, इसको चलें किलोमीटर भी लिख लें क्योंकि ये हमारे पास यूनिट आगे काम आ जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी गई है, वो इसने दी है 850 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, बात मेरी समझ गए होंगे यकीनन आप लोग। सिंप्लीफाई करवा लें, किलोमीटर से देखें किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास टी क्या बचेगा। टी अगर आप जो है इन दोनों को जब सिंप्लीफाई कराएंगे, डिवाइड करवाएंगे 1 को 850 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर ये आएगा 0.001176 पर साथ में क्या आएगा आर, ठीक है ना, घंटा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर, कि हमारे पास एसआई यूनिट में टाइम का जो यूनिट होता है ना वो होता है सेकंड। तो कहने का मकसद ये, आंसर तो देखें एक हिसाब से हमारे पास आ गया, लेकिन हमने इसको सेकंड में निकालना है। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे ना, बुक में भी सेकंड में आपको आंसर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास 1 घंटे के अंदर होते हैं भाई 60 सेकंड, ऐसे ही ना। 1 घंटे में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, आप बताएंगे भाई ये हमारे पास होते हैं 60 सेकंड, और बल्कि 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बल्कि 3600 सेकंड होते हैं। अब हमने इसको सेकंड में मालूम करना है, तो ये है जाहिर सी बात है घंटे में। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, किसको 0 पॉइंट, हमारे पास जो 0.01176 है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3600 के साथ। 3600 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, हमारे पास सेकंड में आ जाएगा इसका आंसर। तो देखें इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, आपके पास आ जाएगा 4.2 और साथ में सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। यानी कि तकरीबन 4 सेकंड में वो 1 किलोमीटर का फासला जो है हवाई जहाज़ तय कर लेगा। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ गई अच्छे तरीके से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 से मुराद यानी कि हमारा कल न्यूमेरिकल नंबर 3 जो था हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में। न्यूमेरिकल नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके सामने बुक में मौजूद है, बिल्कुल ही आसान। क्या कह रहा है, आ रेक्टेंगुलर टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक है। आगे उसने कहा है कि 25.0 मीटर इन लेंथ, उसकी लेंथ जो है ना तकरीबन 25 मीटर है, और उसकी विड्थ जो है कह रहा है 15 मीटर है। आगे कह रहा है इज़ यूज टू स्टोर वाटर, किस लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, पानी जमा करने के लिए। पानी की टंकी जिस तरह से होती है घरों में जो लगी हुई होती है। कह रहा है कि इफ़ 2980 क्यूबिक मीटर वाटर इज़ पम्प्ड से मुराद यानी कि उसको जमा किया जाए अगर उसके अंदर टैंक में, तो कह रहा है व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई क्या होगी। इंतहाई आसान, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं फिर बताता हूँ आपको कह रहा क्या है। सबसे पहले देखें, इसने हमें यहाँ पर लेंथ दी है, तो हम बताएंगे भाई इसने हमें यहाँ पर दी है लेंथ। अच्छा भाई, लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, आप बताएंगे भाई एल से डिनोट करते हैं। कितनी दी है भाई, वो है 25 मीटर, या ऐसे कह लें 25.0 मीटर। अच्छा, उसने भाई उसके बाद विड्थ भी दी है उसकी टंकी की, कितनी है उसको सबसे पहले देखें डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और वो आपको इसने दी है 15.0 मीटर। अच्छा मेरे भैया, अब देखें उसके अंदर कह रहा है कि कितना वाटर उसके अंदर आ सकता है, इज यूज टू स्टोर वाटर इफ 2980 क्यूबिक मीटर वाटर इज पम्प्ड, अगर उसके अंदर पानी जमा किया जाए, यानी कि एक तरीके से वॉल्यूम इसने हमें यहाँ पर दिया है। वॉल्यूम को हम बी से डिनोट करते हैं, कितना कह रहा है 2980, आगे कह रहा है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। तो मालूम क्या करना है, कह रहा है डेप्थ उसकी मालूम करें। डेप्थ को किससे डिनोट करते हैं, हम बताएंगे भाई डी से डिनोट करते हैं। और दर हकीकत देखा जाए तो डेप्थ से मुराद ये हाइट उसकी मालूम कर रहा है कि कितनी हाइट तक उसका पानी आएगा। ठीक है, असल उसका मकसद ये है। तो हम सॉल्यूशन में आते हैं, हम बताते हैं फार्मूला के जो है एक फार्मूला है, दर हकीकत वो है वॉल्यूम मालूम करने का। क्या है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये एक फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि डेप्थ, क्योंकि हाइट और डेप्थ एक ही बात है। समझ में आ रही है बात, डेप्थ से मुराद गहराई, एक वो भी एक तरह से हाइट ही हो गई ना, तो हाइट को हम डेप्थ ही समझेंगे। तो अब देखें डी मालूम करना, एल और डब्ल्यू जाहिर सी बात है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तरतीब के साथ हम इसको लिख दें तो ये हमारे पास बनेगा डी इज इक्वल टू वी अपॉन में एल इंटू डब्ल्यू। सही है भाई, बात समझ गए। तो वैल्यूज़ पुट कर लें, चलें यहाँ कर लेते हैं। वी हमारे पास कितना है, आप बताएंगे सर वो है 2980। सही है भाई, और उसको आपने डिवाइड करना भाई, किसके साथ डिवाइड करना है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है आपके पास 25 और अपना यानी कि विड्थ आपके पास कितनी है, आप बताएंगे सर वो है 15। 25 के बाद एक पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है मेरा भैया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको करवा लेते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई इसको करवाएंगे तो आपके पास डी इज इक्वल टू देखें क्या बनेगा, 2980 को इसको जो है, बल्कि सबसे पहले हम जो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास 2980 अपॉन में 25 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, आपके पास आएगा यहाँ पर 375। ठीक है,
लेकिन लास्ट में जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, d इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करवा लें, आपके पास आएगा 7.9। जाहिर सी बात है इसका यूनिट क्या होगा आप बताएंगे, ये होगा मीटर। यानी कि उसकी विड्थ क्या होगी उसकी, यानी कि डेप्थ, यानी कि उसकी हाइट कितनी होगी उस पानी की टंकी की, वो होगी तकरीबन 8 मीटर, 7.9 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आसान न्यूमेरिकल था। अब देखें बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो अब हम क्या करते हैं उसमें आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5 में। न्यूमेरिकल नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे भाई आपके सामने मौजूद है बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरह। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक। खुद ही इसने कह दिया कि भाई वॉल्यूम मालूम करके मेरे को बता दो। अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक है, ज़मीन के अंदर है वो टैंक पानी का, ठीक है। अच्छा, कह रहा विच हैज़ स्टोरेज फैसिलिटी, उसके अंदर पानी जमा करने की सलाहियत है, कितनी है खुद बता रहा है। कह रहा है कि 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। आप बोलेंगे सर ये बाय क्या है, और इसने बताया जी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, तो ये कैसे होगा। देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपके पास इस तरह की कंडीशन में कोई भी चीज़ आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए कि बाय का वर्ड आए, ठीक है ना, कि 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय, तो उस बाय का मतलब क्या है, उस बाय का मतलब है मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है मेरी बात। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह से कोई चीज़ दी जाए ना 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर बाय, तो उसका बिल्कुल यानी कि ऑलरेडी मतलब ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना दर हकीकत, उसका मतलब यानी कि पहले लेंथ देगा, फिर विड्थ देगा, फिर हाइट देगा। सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको खुद बताए कि लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, वो आपको बस बाय के हिसाब से दे देगा, आपको खुद में ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। तो हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई इसने हमें यहाँ पर दी है लेंथ। अच्छा, लेंथ को हम किससे, एल से डिनोट करते हैं। कितनी है भाई, वो है 1.9 और कितने मीटर। अच्छा भाई, उसके बाद आप बताएंगे सर इसने विड्थ दी है, विड्थ को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कितनी दी है भाई, वो है 1.2 मीटर। उसके बाद डेप्थ भी दी है, डेप्थ से मुराद है हाइट, ठीक है ना, तो डेप्थ को चलें डेप्थ ही कह लें। डेप्थ भी इसने दी है, डेप्थ को किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। कितनी है भाई, वो 0.8, लेकिन क्या है मीटर। मालूम क्या करना है, खुद इसने बताया था भाई आपने वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, आ जाए सॉल्यूशन में। फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले भी हमने लगाया था। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब हाइट से मुराद क्या है यहाँ पर, हाइट आप बताएंगे सर वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह डेप्थ है, तो बनेगा क्या, v इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू डी। सही है, क्योंकि हाइट से मुराद यहाँ पर क्या है आप बताएंगे डेप्थ। तो सिंप्लीफाई करवा लें, लेंथ कितनी है आप बताएंगे 1.9, डब्ल्यू यानी कि वो हमारे पास विड्थ कितनी है, और इसको हम चाहें तो भाई मीटर भी लिख सकते हैं साथ में। डब्ल्यू कितना है भाई आप बताएंगे 1.2 मीटर, और डेप्थ हमारे पास कितनी है आप बताएंगे सर 0.8 मीटर। तो बोले हमारे पास क्या आएगा 1.9, 1.2, 0.8, तीनों को मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास आएगा भाई 1.824, ये 3 मीटर हैं, यानी मीटर के ऊपर पावर 3 आ जाएगा। और जाहिर सी बात है वॉल्यूम का यूनिट भी यही होता है, क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई आ गया इसका आंसर। यानी कि कहने का मकसद ये है कि उस वाटर टैंक का जो वॉल्यूम है ना तकरीबन वो है 1.824 मीटर। ठीक है, समझ में आ गए, आसान था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। देखें कितने आसान न्यूमेरिकल हैं। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी आपके ऐसे ही इंतहाई आसान, बिल्कुल ही आसान। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में। न्यूमेरिकल नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके सामने मौजूद है, आसान भी है लेकिन समझने वाली चीज़ है इसके अंदर, ये मैं आपको बता दूँ अभी से। कह रहे कि 2 स्टूडेंट्स ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, बुक के अंदर भी आपको नज़र आ रही होगी। कह रहे कि 2 स्टूडेंट्स ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशन इन विच एफ रेफर्स टू डिस्टेंस ट्रेवल, वी द स्पीड, ए द एक्सलेरेशन एंड टी द टाइम। देखें सादा लफ्ज़ों में मेरी बात सुन लें, तो आपको जो है इसके अंदर इक्वेशन नज़र आ रही है। x इज इक्वल टू कह रहे हैं ना VT² प्लस 2AT, दूसरे में कह रहा है x इज इक्वल टू V0T प्लस 2AT²। ये आपको पास 2 इक्वेशन नज़र आ रही हैं। भाई करना क्या है बस ये बताएं। कह रहा है कि आपने ये मालूम करना है, कह रहा है ना कि विच ऑफ दीज कुड पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक।
यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अगर हम देखें ना तो आपने ये बताना है दोनों में से कौन सी इक्वेशन सही है। अब देखें दो इक्वेशन है ना, एक इसमें से गलत है, एक इसमें से सही है। अच्छा कैसे पता चलेगा? देखें भाई हमारे पास इक्वेशन में होती है दो साइड, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। जिस इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाए ना बस समझें वो सही है, और जिसकी बराबर नहीं है समझें वो गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम यहाँ बनाते हैं भाई सबसे पहले इसका डेटा के हिसाब से भाई जहन में रखिएगा। अब ये एक्स वी ए टी जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इनकी डायमेंशंस होती हैं। वो किस तरह से होती है देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्स की डायमेंशन हमेशा कैपिटल एल होती है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स की डायमेंशन हमेशा कैपिटल एल होती है। समझ में आ रही है? ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि डायमेंशन की बात हो रही है। एक्स की डायमेंशन हमेशा कैपिटल एल होती है। उसके बाद देखिए उसने स्पीड की बात की थी यानी कि वी की डायमेंशन हमेशा क्या होती है पता है? एल टी इनवर्स होती है। इनवर्स यानी कि पावर में -1, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद एक्सलरेशन की उन्होंने बात की। एक्सलरेशन की जो आपके पास डायमेंशन होती है वो क्या होती है? वो एल टी तो होती है लेकिन उसमें पावर में -2 होता है। इसमें पावर में -1 होता है, इसमें 2 होता है, ठीक है। और टाइम जो होता है हमारे पास, टाइम की तो आपके पास सब में आसान है, टाइम की हमारे पास कैपिटल टी होता है। ये चीज़ें आप देखें याद रखने की हैं, बाकी तो देखें आसान है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर ए। हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई उसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है भाई? वो है VT² और जो है हमारे पास प्लस में 280। ऐसे ही ना, सिंप्लीफाई करवाना है, वैल्यूज़ को पुट करना है बस हमने। x की जगह देखें क्या आएगा, आप बताएंगे सर। x की जगह हमारे पास आ जाएगा l, चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा v सबसे पहले आपके पास आ रहा है, v की जगह हमारे पास आप बताएंगे सर हमारे पास LT का इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद देखें भाई वो मल्टीप्लाई हो रहा है t के स्क्वायर के साथ। t का स्क्वायर यानी कि आपके पास ये जो कैपिटल T है इसका स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा प्लस आ जाएगा, ये 2 आएगा देखें भाई वैसा का वैसा। ए से मुराद है एक्सलरेशन, उसकी क्या है आपके पास? वो है भाई LT और पावर में आएगा -2। और ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? सिंपल टी के साथ। टी किसके बराबर है आप बताएंगे सर? टी जो है कैपिटल टी के ही बराबर है। अच्छा करवा लें सिंप्लीफाई, एल इज इक्वल टू, अब देखें लेफ्ट साइड हमारी है ये एल, तो राइट साइड भी हमारी एल ही आनी चाहिए। किस तरीके से होगा देखें, एल तो आएगा देखें वैसा का वैसा, टी पावर -1 टी पावर -1। देखें बेस एक जैसी हैं, देखिए ना, बेस जब मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो टी तो आएगा वैसा का वैसा। 2 में से जब 1 चला जाएगा आपके पास 1 आएगा, 1 को आप लिखते नहीं है तो ये ऐसे ही छोड़ दें। ऊपर से प्लस उतर जाएगा, यहाँ से देखें 2 उतार दें। एल टी पावर में -2 है और यहाँ पर आपके पास टी के ऊपर पावर 1 है। एल भी यहाँ पर आ जाएगा, टी और यहाँ पर टी। देखें एक पावर चला जाएगा तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर टी आएगा, लेकिन किसका आएगा आप बताएंगे? माइनस का आएगा, यानी कि 2LT का इन्वर्स। अब देखें हमारे पास इससे आगे सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कितने कुछ हम कर लें, एल यहाँ पर नहीं आ सकता। तो कहने का मकसद ये है हमारी ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ये आ रही है, ना राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। तो सादा लफ्ज़ों में कहा जाए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर नहीं आ रही भैया राइट हैंड साइड के, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हैंस इक्वेशन इज़ इनकरेक्ट, कि भाई इक्वेशन जो है ना वो क्या है आप बताएंगे सर? वो है इनकरेक्ट। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे ना इनकरेक्ट लिखा हुआ आपके पास आएगा इक्वेशन नंबर ए के अंदर। सही है भाई, बात समझ में आ रही होगी एक जन आप लोगों को। चाहें तो इसको आप ऐसे बंद कर लें कि इक्वेशन हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद हम आएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इक्वेशन नंबर बी, वो हमारे पास क्या है भाई? वो हमारे पास है कि x इज इक्वल टू, ठीक है ना, हम यहाँ बताएंगे x इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि V0t, इसको हम नॉट पढ़ेंगे, ठीक है ना, V0t। क्योंकि देखें हम क्वेश्चन में अगर देखेंगे ना उसमें कह रहा है ना एंड द सबस्क्रिप्ट नॉट मीन्स अ क्वांटिटी एट टाइम, क्वांटिटी एट टाइम आएगी, ठीक है ना, V0t। अच्छा वो किसके बराबर? अच्छा आगे कह रहा है +280 स्क्वायर। एक बच्चे ने ये इक्वेशन बनाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। x की जगह देखें क्या आएगा आप बताएंगे सर? l, यानी कि इस साइड भी हमें कोशिश करें कि l आए तो ही हमारे पास इक्वेशन जो है सही होगी, अदरवाइज गलत हो जाएगी। देखें तो भाई हम आ जाए V0 पर। v की हमारे पास वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर? वो हमारे पास है l और साथ में t का इन्वर्स, ठीक है भाई, समझ गए। और t की जगह हमारे पास क्या आएगा आप देखें V0 और t दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई t की जगह आप क्या है बताएंगे सर? कैपिटल T आएगा, +2 आएगा वैसा का वैसा। a, अब a आपके पास क्या है? a आपके पास है आप बताएंगे सर ये चले मल्टीप्लाई कर रहा है,
या ना भी लगाएंगे मल्टीप्लाई की निशानी तो कोई मसला नहीं है। ये आपके पास है एल टी पावर में -2 और ये मल्टीप्लाई कर रहा है टी के स्क्वायर के साथ, टी के भी स्क्वायर के साथ, ठीक है। टी का स्क्वायर से मुराद यानी कि हमारे पास टी जो कैपिटल टी है इसका स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात? यकीनन उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आप करवा लें सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखें एल तो आएगा वैसा का वैसा, ये टी यहाँ पर पावर 1 है प्लस का, यहाँ पर पावर 1 है माइनस का, दोनों समझे कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, प्लस आएगा भाई वैसा का वैसा। यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, आप बताएंगे सर यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2, एल आएगा भाई वैसा का वैसा, टी पावर -2 टी प्लस का पावर 2, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों को कैंसिल कर दें। बचा क्या हमारे पास, आप बताएंगे एल इज इक्वल टू 3L। तो क्या हुआ आंसर हमारा आया, इक्वेशन बराबर हुई। आप तो कहेंगे नहीं भी, लेकिन मैं कहूँगा हो गई। अब जहन में आपके सवाल आएगा कैसे, भाई हम क्या करेंगे, इस 3 को नेगलेक्ट कर देंगे। भाई किस वजह से नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि भाई देखें हमेशा जहन में रखिएगा नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। ये एक नंबर है ना, 3 एक कांस्टेंट है, नंबर है, नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि बाय नेगलेक्टिंग 3, भाई हम 3 जो है ना हमारा उसको हम करेंगे इग्नोर, ठीक है ना, कि वो हमारे पास किसी काम का नहीं है। तो एल किसके बराबर आएगा, आप बताएंगे सर एल तो फिर एल के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है ना हमारी, ये वो हमारी हो गई बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस द इक्वेशन इज क्या, एकदम करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे तो यही लिखा हुआ होगा, इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी वो करेक्ट आई है और इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी इनकरेक्ट आई है, ठीक है भाई। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में। न्यूमेरिकल नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है कि 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। अब देखें इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर कुछ कन्वर्जन भी आपने करनी होगी और जो है कुछ ना कुछ आपने कैलकुलेशन भी करनी है। क्या कह रहा है, देखें कह रहा है 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टर, एकड़ की बात नहीं कर रहा, हेक्टर, हेक्टर क्या होता है, एकड़ से भी बड़ा होता है, कितना होता है वो हम करते हैं। कह रहा है कि 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कि 1 एकड़ इज 4 इंटू 10 पावर 4 फीट स्क्वायर। हाउ मैनी एकड़्स आर इन 1 हेक्टर। सादा लफ्जों में कहा जाए तो पूछ रहा है एक एकड़ में, एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कन्वर्जन भी इसने हमें दी है तो हमें वो करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली चीज़ इसने हमारे को मीटर में दी, देन उसके बाद जो है इसने हमारे को फिट स्क्वायर में दे दिया, तो फिर हमने इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना इसका डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा में हम बताते हैं, खुद इसने ये बात बताई है कि 1 हेक्टर में, सही ना, हेक्टर, 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, वो कितने मीटर होते हैं, ये बता रहा है कि 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। वो तो हमने मालूम करना है कि 1 हेक्टर में मीटर, वो जो है ना एकड़ कितने होते हैं। ये इसने गिवन में दिया है कि 1 हेक्टर में 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, आगे एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि 1 एकड़ में क्या होता है, 4 इंटू 10 रेज पावर 4 क्या होता है, फिट स्क्वायर। ये भी इसने खुद ने दिया था, ऐसे ही है। अच्छा, आगे हिंट भी एक इसमें आपको हमें मिली हुई है। हिंट हमें क्या मिली है कि 1 मीटर में 3.28 फिट होता है। देखें ये, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना होगा ना इसको मीटर में, तो खुद इसने बुक में हमें जो है हिंट दी है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक कह रहा है कि मीटर में कितने फिट होते हैं, भाई वो होते हैं 3.28 फिट, ठीक है। समझ रहे भाई मालूम क्या करना है, भाई मालूम हमने यही करना है, लेकिन किस में, एकड़ में। हमने ये मालूम करना है कि 1 हेक्टर में, हेक्टर जो है हमारा, उसमें कितने एकड़ होते हैं, 1 एकड़ में कितने एकड़ होते हैं, बस ये हमने मालूम करना है। बात समझ में आ रही है। अब हम आ जाते हैं इसके भाई सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कन्वर्जन भी इसमें है, तो हमें कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एकड़ को मीटर में मालूम करते हैं, चाहिए। एकड़ को फिट में दिया हुआ है, सबसे पहले उसको मीटर में मालूम करते हैं। हम यहाँ बताते हैं सॉल्यूशन में कि हम क्या करने जा रहे हैं। 1 एकड़ में कितने होते हैं, आप बताएंगे 4 इंटू 10 रेज्ड पावर 4 क्या होता है, फिट स्क्वायर, सही है। ये खुद उसने बताया, लेकिन आगे उसने खुद ने हिंट भी दी हमें।
तो हिंट कहाँ पर दी, चले हम या तो यहाँ पर या कर लेते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। हम बताएंगे कि 1 मीटर में क्या होता है, 3.28 फिट स्क्वायर होता है। सही है, मेरी आपको स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो यहाँ दिया है। 1 मीटर में 3.28 फिट होता है। अगर आपसे पूछूं कि 1 फिट में कितने मीटर हो गए, तो क्या करेंगे भाई, इसको उठा के वहाँ फेंक देते हैं हम। बात समझ में आ रही है? इसको उठा के वहाँ फेंकेंगे तो क्या बनेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये 3.28 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3.28 मीटर। तो आपके पास मौजूद है ना। कहने का मकसद क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आएगा ये, यानी कि 1 फिट में इतने मीटर होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब देख लें, सिंप्लीफाई करते हैं, अब आप खुद समझेंगे कि हाँ सर वाकई आपकी बात समझ में आई। देखें हम यहाँ बताते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि 1 एकड़ में सबसे पहले कितने मीटर होते हैं, ये कन्वर्ट कर रहे थे ना। 1 एकड़ में आप बताएंगे 4 × 10⁻⁴ फिट का स्क्वायर। 1 फिट में देखें ये होता है, अब फिट पर स्क्वायर है, यानी कि इसको हम स्क्वायर में कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, ये यानी कि मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3.28 और होल में हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपके जहन में आया ये बात कि भाई ये कहाँ से आया, भाई ये भी हमने निकाला है ना, ये ठीक है। अच्छा तो सिंप्लीफाई अब हमने सिंपल इसको करवाना है। अच्छा कैसे होगा, देखें हम यहाँ बताएंगे कि 1 एकड़ में देखें 4 है × 10⁻⁴ और इसका भी होल में स्क्वायर है। चाहिए बात समझ रहे हैं मेरी? इसको आप करवा लें सिंप्लीफाई, तो किस तरीके से बनेगा, 4 × 10⁻⁴, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ऊपर तो 1 ही रहेगा ना, तो ये 1 आ गया। 3.28 का स्क्वायर निकालना है, 3.28 क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हम निकालेंगे भाई, ये हमारे पास आएगा 10.7584, ठीक है, 10.7584 ये हमारे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा मज़ीद क्लियर लिख देता हूँ क्योंकि ये क्लियर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। 10.7584, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड करवाना, तो भाई डिवाइड करवा लेते हैं हम यहाँ पर बताते हैं कि 1 एकड़ में कितने मीटर होते हैं, इनको डिवाइड करवा लें। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे हमारे पास आएगा 37.8 और साथ में क्या आएगा, आप बताएंगे भाई मीटर, ठीक है भाई। 37 पॉइंट नहीं बल्कि 3718 मीटर, साथ में स्क्वायर। क्लियर है बात? आपको समझ में यकीनन आ गई होगी, क्योंकि देखें m हमारे पास यहाँ पर अंदर मौजूद था, ठीक है ना, तो m यहाँ पर चले हम लिख देते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आ गया स्क्वायर। तो इसको जब हमने ब्रैकेट को खोला तो m पर स्क्वायर आया, यानी कि मीटर पे स्क्वायर आया। तो हमारे पास देखें, अब देखिए ये भी मीटर में स्क्वायर है, हेक्टर भी हमारे पास मीटर का स्क्वायर है, दोनों चीज़ें बराबर होगी। अब हमारे पास कन्वर्जन करने की देखें हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमने बस ये चीज़ मालूम करनी है कि हमारे पास 1 एकड़ में कितने मीटर होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, बस ये हमने मालूम करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। वो कैसे आसान हुआ मैं आपको बताता हूँ, हम ये आप बताते हैं नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने मालूम करना है हेक्टर, और किस में मालूम करना है, इन एकड़्स, ठीक है। हेक्टर हमने मालूम करना है एकड़ में, तो हम यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले कि खुद उसने हमें बताया था कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, मीटर होते हैं। आप बताएंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये खुद उसने बताया था, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, ये देखें, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, अब वही जो यहाँ पर हमने कन्वर्जन की थी ना, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। देखें कैसे, हम यहाँ पर बताएंगे कि खुद उसने हमें बताया कि 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 3718, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस 3718 को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं। उस तरफ भेजेंगे ना तो हमें ये पता चलेगा कि मीटर स्क्वायर में, यानी कि लिख देता हूँ मैं कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं। यहाँ पर इसको वहाँ भेज दें, ये बन जाएगा 1/3718। मेरी बात आपको समझ में आ रही? और है क्या है, एकड़, ठीक है। ये इसको आप पहले ऐसे कर लें, ठीक है ना। ये आंसर नहीं है, लेकिन बस आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर में इतने एकड़ होते हैं, सही है। अब देखें करना क्या है हमें, देखें इसमें आ जाए दोबारा। हम यहाँ पर बताएंगे कि 1 हेक्टर हमारे पास मौजूद है, ठीक है सर मौजूद है। उसके बराबर में क्या लिखा है, 10⁻⁴ है, ठीक है सर 10⁻⁴ है। आगे है मीटर स्क्वायर,
यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, और ये रहा 1 मीटर स्क्वायर, वो किसके बराबर है? आप बताएंगे भाई वो बराबर है 1/3718। सही है। सिंप्लीफाई इसको आप करवा लें। सिंप्लीफाई करवाने पे क्या बनेगा कि 1 हेक्टर जो है 10 पावर 4, 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये बनेगा 10 पावर 4। अब वो डिवाइड करेगा 3718 के साथ। जब इसके साथ डिवाइड करेगा तो वो आपके पास क्या आएगा भाई? आपके पास आ जाएगा वो 2.69। ठीक है। और राउंड ऑफ करने के बाद ही, वरना हमारे पास ये आ रहा था 2.689, राउंड ऑफ करने के बाद तो ये क्या बनेगा 2.69। और जाहिर सी बात है क्या है, ये है एकड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 हेक्टर में 2.69 एकड़ होते हैं। यानी कि मैंने आपको न्यूमेरिकल के स्टार्ट में बता दिया था कि एक हेक्टर जो होता है ना वो एकड़ से बड़ा होता है। तकरीबन 3.25 एकड़ों का 1 हेक्टर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए भाई, हो सकता है कन्वर्जन आपको समझ में ना आई हो, ये कन्वर्जन हमने की, हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, तो भाई परेशान नहीं होइएगा, वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर वापस समझाएं, तो भाई आप उसको दोबारा से देख लेना, 2 से 3 बार आप देखेंगे ना, इंशाल्लाह बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, बात समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 में। न्यूमेरिकल नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, हमारा काम खत्म होने वाला है। कह रहा है अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉचेस गेन और लॉस नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स इन अ ईयर। कह रहा है घड़ी की फैक्ट्री है, वो ये दावा करती है कि जो वो घड़ियाँ वो बनाते हैं ना, वो 1 साल में 10 सेकेंड या तो टाइम ऊपर उनका होता है या फिर कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। देखें वही बात आ रही है जो पहले न्यूमेरिकल में आई थी, अनसर्टेनिटी, या तो कम है या ज़्यादा है। बताया था ना मैंने, पहला और दूसरा न्यूमेरिकल जो था उसके अंदर ये चीज़ थी कि या चीज़ ये तो कम है या ज़्यादा है, कन्फर्मेशन किसी चीज़ की नहीं थी। 100% किसी चीज़ की कन्फर्मेशन होती ना, वो चीज़ नहीं थी। वही चीज़ इसमें आ रही है कि घड़ी की एक कंपनी है, फैक्ट्री है, वो दावा करती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा आपके घरों में घड़ियाँ लगी हुई होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो आगे हो जाती है या फिर पीछे हो जाती है। वैसे होता है ना कि घड़ी 5 मिनट आगे हो गई, कुछ मिनट आगे हो गई, ऐसा होता है घड़ियों में। तो ये घड़ी की एक फैक्ट्री ये दावा कर रही है कि हम जो घड़ियाँ बनाते हैं ना, वो पूरे 1 साल में 10 सेकंड का कोई फ़र्क आता है, या तो कम होती हैं टाइम में पीछे होती हैं या ज़्यादा आगे होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। कंफर्म नहीं है तो वही कर आगे कह रहा है कि हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस एज परसेंटेज। अब देखिए ये बात तो उसने कर दी 10 सेकंड वाली, कह रहे ये परसेंटेज में आप हमारे को निकाल के दे दो। ठीक है सर, कोई मसला ही नहीं, अभी निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले आते हैं डेटा। खुद उसने बताया, टाइम इसने एक बताया 10 सेकंड। अब कह रहा है या तो वो कम है या ज़्यादा है, यही हमारी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो हम बताएंगे डेटा में कि भाई अनसर्टेनिटी इसने एक दी है हमारे को, ठीक है, और लेकिन वो उसने दी है टाइम के अंदर। ठीक है, अब टाइम में दी है ना तो कोई मसला नहीं है, हम इसको डेल्टा टी कर देंगे। देखिए एरिया में देता डेल्टा ए होता, जैसे पहले हमारे पास हुआ था। टाइम में दिया तो डेल्टा टी कितना है आप बताएंगे, 10 सेकेंड उसने बोला। ठीक है भाई, अच्छा भाई आगे उसने क्या 1 साल की बात उसने की थी। टाइम इसने दिया देखें 2 मरतबा, एक तो अनसर्टेनिटी वाला टाइम, एक इसने बोला कि 1 साल के अंदर 10 सेकेंड जो है ना वो फ़र्क आता है। तो हम बताएंगे कि भाई इसने जो है ना एक टाइम इसने दिया है हमारे को, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। अच्छा वो कितना दिया है, 1 साल, 1 ईयर। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ, SI सिस्टम में हमारे पास टाइम को सेकंड्स में डिनोट किया जाता है। यहाँ भी सेकंड है, तो हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं। कैसे मालूम करेंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 साल में दिन कितने होते हैं आप बताएंगे सर, वो होते हैं 365। अच्छा एक दिन में घंटे कितने होते हैं आप बताएंगे सर, 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं आप बताएंगे, 60 मिनट होते हैं। सबको ज़रब करें सबको। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं आप बताएंगे सर, 60 सेकंड होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि टी हमारा देखें टाइम कैसे निकलेगा 1 साल में, इन सबको ज़रब करें, हमें मालूम हो जाएगा कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं। तो भाई इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो चाहे तो आप यहाँ लिख लें, चाहे आप चाहे तो यहाँ लिख लें। वो कितना बनेगा भाई, वो बनेगा 315 और 36000 सेकंड। 1 साल में इतने सेकंड होते हैं भाई, सही है। अब मालूम क्या करना है, खुद उसने कहा था ना लास्ट में कि आपने हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस एज परसेंटेज, कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या एक्यूरेसी है,
परसेंटेज में आप हमें बता दें, सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसने हमसे पूछी है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, याद होगा आपको। सॉल्यूशन करते हैं, हम बताएंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है हमारी वो किसके बराबर होती है। भाई देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि टाइम में ना, तो हमारे पास डेल्टा टी होगी। अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम किसकी, जाहिर सी बात है टाइम के साथ, मल्टीप्लाई हम उसको कराएंगे 100 के साथ, वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो करवा लें भाई सिंप्लीफाई। डेल्टा टी हमारे पास कितना है आप बताएंगे, 10 है। अच्छा मेरे भैया, और टाइम हमारे पास कितना है, वही जो बहुत बड़ा ही टाइम हमारे पास है, आप बताएंगे सर वो है 315 और 36,000, ऐसे ही ना, इतना बड़ा हमारे पास टाइम आया है। और जो है क्या करना है, मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, आप बताएंगे सर इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है सर, तो सिंप्लीफाई करवा लें। 100 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, आपके पास आ जाएगा 1000। नीचे आपके पास क्या, वही 315 और 36,000। अब देखें इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे सर आपके पास बचेगा 1 में 31,536। ठीक है, आप बताएंगे ये हमारे पास बचेगा। यहाँ पर चले हम लिख भी देते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं। क्या है ये, 1 में 31,536। अब आप इसको जो है डिवाइड करवा लें। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ इसका जवाब। ये आपके पास आ जाएगा 3.16 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस में 5। और जाहिर सी बात है परसेंटेज की बात इसने की है, तो परसेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सुनते देखें भाई, ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि वो घड़ी की जो उसने बात की थी उसकी एक्यूरेट हमारे पास वो उसने बात की थी कि हमारे पास इसकी जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज में वो है ये 3.16 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है भाई, उम्मीद है अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। 8 न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं, एक न्यूमेरिकल हमारा रहता है और उसके बाद इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं लास्ट न्यूमेरिकल में यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 9 में। न्यूमेरिकल नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। चांद का डायमीटर इसने दे दिया है 3480 किलोमीटर है, सीधी सी बात है। कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम मालूम करें। ठीक है सर, हो जाएगा। एक चीज़ तो ये आगे कह रहा है, हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट टू अर्थ। कह रहा है कि ज़मीन के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम बनाने के लिए कितने चांद हमारे को चाहिए होंगे। दो चीज़ें कह रहा है, हमने मालूम करनी है दो चीज़ें इसके अंदर। अच्छा मेरे भैया, करते हैं मालूम। सबसे पहले बनाते हैं इसका हमारे पास डेटा। खुद इसने कहा था द डायोमीटर ऑफ मून कितना है, हम यहाँ पर बताते हैं कि कह रहा है कि डायामीटर ऑफ मून कितना है। अच्छा, उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। मून है ना, तो यानी कि एम भी लिख देते हैं छोटा सा। सही है भाई, डी लिखते हैं साथ में एम, क्योंकि अर्थ की भी बारी आएगी ना तो उसकी जगह एल ई लिख देंगे। डायमीटर ऑफ मून कितना दे रहा, कह रहा है 3480 किलोमीटर। ठीक है ना, किलोमीटर में मौजूद है ये। अच्छा भाई, और एक बात और जहन में रखिएगा, आगे इसने हालांकि ये भी कहा है कि वॉल्यूम मालूम करें। वॉल्यूम मालूम करने के पहले देखें भाई, रेडियस भी हमें मालूम होना चाहिए। सही है, बात आपको समझ में आ रही है। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमने यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ किससे डिनोट करेंगे भाई, आप बताएंगे सर आर से। अर्थ का है ना तो ई कर देंगे। ठीक है भाई, कितना होता है, हाँ भाई याद है, जहन में है। आप बताएंगे सर रेडियस ऑफ अर्थ है 6380। कितना है, 6380। और किस में होगा, जाहिर सी बात है ये भी होगा किलोमीटर में। समझ गए होंगे मेरी बात। अगर ये चीज़ याद नहीं है तो भाई इसको याद कर लें, आपके काम आएगी। अच्छा, मालूम क्या करना है, खुद कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करें। ठीक है सर, हम कर लेंगे। हम बताएंगे सर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करें, किससे डिनोट करें, वी, और साथ में एम लिख दें। आप बंदा खुद ही समझ जाएगा।
कि वॉल्यूम ऑफ मून की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मून इन अर्थ, वही ना लास्ट में इसने जो बोला, तो वो भी हमने भाई यकीनन मालूम करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मून, कितने चांद चाहिए होंगे भाई, चले यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मून, तो इसको भी मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने देखें निकालना रेडियस, ठीक है ना। रेडियस निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, देखें हम यहाँ देखें रेडियस मालूम होगा तो ही वॉल्यूम मालूम होगा, पहले भी हमने किया था। वॉल्यूम मालूम तब ही हो सकता है रेडियस हो, जब रेडियस ही नहीं होगा ना तो वॉल्यूम भी नहीं होगा, सही है। कैसे मालूम करेंगे, जहन में रखिएगा। रेडियस ऑफ मून हम यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले कि रेडियस ऑफ मून, इससे मुराद क्या है कि रेडियस किसका, एम लिखते हैं छोटा सा मून, ये हमने मालूम करना किसके बराबर होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी कि डायामीटर किसका होगा, जाहिर सी बात है मून का होगा, ठीक है ना। हाफ ऑफ अ डायामीटर वो होता है रेडियस। सिंप्लीफाई करवा लें तो कैसे होगा, यहाँ पर कर लें, इसको इधर ही कर लें। हम यहाँ पर बताएंगे कि रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून कितना है, आप बताएंगे सर वो है 3480, इसको आपने डिवाइड करवाना है 2 के साथ, तो रेडियस ऑफ मून आपके पास कितना आएगा सर, वो आएगा 1740 किलोमीटर। एक चीज़ तो देखिए हमारे पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पर बताते हैं कि नाउ अब हमने मालूम करना है वॉल्यूम, क्योंकि देखें वॉल्यूम तब तक मालूम नहीं कर सकते थे जब तक रेडियस नहीं होता। किसका मालूम करेंगे, जाहिर सी बात है मून का मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून यानी कि VM। हम यहाँ बताएंगे वॉल्यूम ऑफ मून हम मालूम करने जा रहे हैं। फॉर्मूला उसका क्या होता है ये आपने याद रखना है, वो होता है 4/3 और इंटू पाए, और क्या होता है R का पावर 3, और जाहिर सी बात है R वो किसका है, मून का ही है ना, तो यहाँ पर M लिख देंगे हम, सही है। अब आप जो है वैल्यूज पुट कर लें, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। आगे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है पाए आपके पास है 3.14 इंटू आपके पास है रेडियस आपके पास कितना है, आप बताएंगे सर वो है 1740। रेडियस से मुराद रेडियस ऑफ मून, ठीक है, अभी निकाला था ना 1740, और जाहिर सी बात है हमारे पास क्या मौजूद है साथ में, आप बताएंगे सर किलोमीटर भी मौजूद है। पावर में क्या आप बताएंगे सर 3 है। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। नीचे डिवाइड ये कर रहा है किसके साथ, ये कर रहा है 3 के साथ, सही है भाई। तो यहाँ पर कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। तो देखें भाई हम यहाँ बताएंगे वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू, ऊपर देखें आपके पास क्या बन रहा है, 4 है, 3.14 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1740 के भी क्यूब से, सारा मैंने करवा लिया है। तो डायरेक्ट मैं चले यहाँ पर इसका जवाब लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा आपके पास 2.2 इंटू 10 रेज्ड पावर। अब ये क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ आप समझ लें, 10 रेज्ड पावर 10, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही है। किलोमीटर क्यूब आ रहा है, ऐसे ही ना, किलोमीटर क्यूब यानी K के ऊपर भी पावर 3 है, M के ऊपर भी पावर 3 है, मैंने दोनों को खोल कर लिख दिया है, ठीक है, बात समझ गए होंगे। नीचे हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर नीचे हमारे पास 3 मौजूद है। हालांकि किलोमीटर क्यूब मैं दोनों पर लिख सकता था क्यूब को, लेकिन मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। हम बताएंगे वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या है 2.2 इंटू 10 रेज्ड पावर 10। अब देखें K के ऊपर भी क्यूब है, क्योंकि मीटर क्यूब तो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट बनेगा। K के ऊपर पावर क्या है, आप बताएंगे सर 3। K के ऊपर पावर 3 से मुराद यहाँ पर पता क्या है, ये देखें एक चीज़ अंदर रखिएगा, K जो होता है ना, K से मुराद है किलो, वो उसका मतलब होता है 10 का पावर 3। लेकिन जब हमारे पास K के ऊपर भी पावर 3 हो ना, तो ये 10 का पावर 3 तो है, उसके ऊपर भी पावर 3 है, क्या हुआ, ये बनेगा 10 का पावर 9। यकीनन मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि इस K पावर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 का पावर 9, साथ में क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। समझ गए। अब देखिए कमेंट करके नहीं पूछिएगा कि सर ये कहाँ से आया, देखिए मैं यहाँ से आया है, इसको तो मैं रिमूव भी कराऊँ क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं है इतना यहाँ पर, ठीक है, बात समझ गए मेरी। तो अब देखें अपॉन में क्या है हमारे पास, आप बताएंगे सर अपॉन में हमारे पास 3 है। क्लियर हो गया। अब आप करवा लें इसको सिंप्लीफाई। अच्छा बल्कि अपॉन में 3 नहीं आएगा भाई, मैंने इसको डिवाइड भी करवा लिया था, अपॉन में 3 नहीं आएगा। 3 के साथ डिवाइड करने के बाद जो है ना हमारे पास तब जाके 2.2 आया है, तो कोई मसला नहीं है, हमारे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको इस तरीके से मैं रिमूव कर देता हूँ। समझ गए मेरी बात। तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू, आप बताएंगे सर 2.2 इंटू 10 रेज पावर, जब बेस एक जैसी हो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाते हैं,
10 में 9 प्लस करेंगे आपके पास बन जाएगा 19 और मीटर क्यूब आएगा आपके पास इसका यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई वॉल्यूम ऑफ मून हमारे पास आ चुका है। उम्मीद है मुझे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, अब हमने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम करना है। अच्छा, हालांकि इसके अंदर मेंशन नहीं है वो, लेकिन जब दोनों को कंपेयर हमने करवाना है तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी निकालते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास उस अर्थ के हिसाब से हमारे पास कितने हमारे को चांद चाहिए होंगे यहाँ पर, कि तब जाके हमारे पास ये उसके सिस्टम में आ सके बात। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अर्थ का जो है हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो अब देखें, मैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम करने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ मून था, अब ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ बन जाएगा। यानी कि m की जगह क्या आएगा, आप बताएंगे सर E क्या आएगा भाई, 4/3 पाए है, r है, उस पर भी क्यूब है, और क्या है r के बाद E, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ पर आपके सामने लिख दिया था मैंने। सिंप्लीफाई इसको करवा लें, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर रहा है 3.14 के साथ, आर के ऊपर क्यूब है, आर के ऊपर क्यूब से मुराद है यानी कि 6380। इसके ऊपर आपके पास क्या है, आपके ऊपर आपके पास जो है क्यूब है। अच्छा, वो किलोमीटर में मौजूद है तो किलोमीटर भी यहाँ पर आ जाएगा, स्पेस नहीं है लेकिन मैं डायरेक्ट नीचे लिख दूंगा तो परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, डिवाइड किससे करेगा आप बताएंगे, 3 से करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या आएगा, सबको सिंप्लीफाई कर लें, मैं इसको करवा चुका हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 1.08 इंटू 10 रेज़्ड पावर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 12। अब देखें किलोमीटर यहाँ मौजूद था, ये पावर 3 उस पर भी है, तो किलोमीटर के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब। ठीक है सर, तो ये देखें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ मून भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, असल चीज़ तो अब आएगी हमारे पास। अब हमने करना है इन दोनों को कंपेयर। ठीक है ना, कंपेयर करने से हमारे को अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसका हमने रेशो निकालना है। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने हमारे को मून चाहिए होंगे ताकि हमारे पास अर्थ के हमारे पास वो उसमें फिट हो सके। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को क्या मालूम करना था, हमारे को ये मालूम करना था कि ज़मीन के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम बनाने के लिए चांद कितने चाहिए होंगे ना, यानी कि मून कितने चाहिए होंगे, वो हमें मालूम करना है। अब देखिए ये हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ इस हिस्से को, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, ताकि यहीं पर हमारा जो है इसको मैं कर सकूँ, इसको हमारे पास जो रेशो जो निकलेगा इसको यहीं पर मैं निकाल सकूँ, ताकि उसके बाद जो है लास्ट को इसको हम यहीं पर कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, अब हम जो है इसका रेशो निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा रेशो, हम बताएंगे भाई, उसने खुद ने अर्थ की बात की थी ना, तो हम बताएंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ मून के साथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास क्या आया था, आप बताएंगे सर वो आया था, ये रहा, ये आया था 1.08 और इंटू 10 रेज़्ड पावर क्या 12, आगे क्या था किलोमीटर क्यूब, ऐसे ही है। उसके बाद आ जाए नीचे, वॉल्यूम ऑफ मून क्या आया, ये लिखेंगे। आप बताएंगे नहीं भाई ये नहीं लिखना, हमने कौन सा लिखना है, हमने लिखना है ये वाला। ठीक है ना, ये वाला हमने लिखना है ताकि किलोमीटर क्यूब के हिसाब में ये चीज़ कैंसिल हो जाए। सही है, यानी कि इस पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें के ऊपर क्यूब, मीटर के ऊपर क्यूब, ये किलोमीटर क्यूब लिखूंगा। बात है कि ये तो मैंने इस वजह से लिखा था क्योंकि यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बताई ना, 10 पावर 9 वाला मामला करना था, इस वजह से। तरक्की क्या है, ये है भाई 2.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 10, ये भी क्या है किलोमीटर क्यूब। समझ रहे हैं मेरी बात? अब तो आसान हो गया है, सिंप्लीफाई करवा लें। हम बताएंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड कर रहा था वॉल्यूम ऑफ मून के साथ, क्या करेगा देखें भाई, किलोमीटर क्यूब कैंसिल, बाकी क्या बचा, इनको सारे को कर लें डिवाइड। 1.08 इंटू 10 रेज़्ड पावर 12 को डिवाइड करेंगे ना जब इसके साथ, आपके पास आ जाएगा 49.4। बुक में अगर आप चेक करेंगे आपके पास आएगा 49.3। कोई मसला नहीं, पॉइंट के बाद थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, आप इसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम चले बुक वाला ही आंसर लिख देते हैं कि 49.3, और जो है आपके पास इसका यूनिट क्या होगा, आपके जहन में यूनिट आएगा भाई, यूनिट कोई नहीं होगा क्योंकि भाई ये तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं। कहने का मकसद क्या है, देखिए मेरी बात को समझें, क्या हमारा ये आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या मालूम करना था, हमने ये मालूम करना था कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो है हमारे पास क्या रेशो बन रहा है। देखें
हम एक काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून को उस तरफ ले जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास वैसा का वैसा रहेगा, 49.3 भी रहेगा। ये वॉल्यूम ऑफ मून वहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ मून के साथ। अब देखें बात को समझें, कहने का मकसद क्या हुआ। अब हमारे पास यानी क्या हुआ कि 49.3 मून जो है ना हमारे, यानी कि 49.3 मून जो है वो हमारे को चाहिए होंगे अर्थ में फिट करने के लिए। सही है, यानी कि अगर बात को समझे, स्टार्ट मैंने क्या लिया था, मैंने कहा था कि ज़मीन के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम के लिए कितने चांद चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये ज़मीन का वॉल्यूम है, अगर इसमें हमारे को चांद चाहिए हो ताकि हमारे पास वॉल्यूम बराबर हो सके, कितने चांद चाहिए होंगे भाई, इतने चांद चाहिए होंगे। सही है, कितने चांद चाहिए होंगे, 49.3 या 49.4 जो इधर हकीकत आ रहा था आंसर हमारा, वो राउंड ऑफ करके, लेकिन वो किताब में हमारे पास ये है, इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी 49.3 हमारे को जो मून होंगे ना वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यानी अर्थ में, मैं दोबारा बता दूँ, यानी कि ज़मीन में 49.4 मून जो है फिट हो सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए ना, अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए, ज़मीन के अंदर ना 49.3 यानी कि तकरीबन कोई 49 चांद जो है ना वो फिट हो सकते हैं। अगर एक ज़मीन है, ये हमने देखे, ये ज़मीन बनाई, ज़मीन जो होती है उसके अंदर 49 चांद जो है ना हमारे वो फिट हो सकते हैं, सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो। ठीक है ना, तो ये देखें भाई, ये आ गया हमारा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। बुक में भी आप चेक करें कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखें हमारे न्यूमेरिकल सब के सब मुकम्मल हो गए यूनिट नंबर 1 के। अच्छे तरीके से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। देखें पूरे 9 न्यूमेरिकल मैंने एक ही साथ ये बनाए हैं, अलग अलग नहीं किए। ये इंतहाई थकन हो गई है आप लोगों के लिए, देखें मेहनत की जा रही है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, और अगर अच्छी लगती है इसको कमेंट भी किया करें, बताया करें कि हम कहाँ से, किस शहर से आपको देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 1 के। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।